चलिए, इंटरफेरेंस ऑफ वेव एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव, हल्का फुल्का आइडिया है आप लोगों को इस चीज का, क्या मतलब है इंटरफेरेंस का, बताइए। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वो तो प्रोसेस बता रहे हो, मतलब इंटरफेरेंस शब्द का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, या सुपरपोजिशन, कुछ सुपरमैन जैसी क्वालिटी इसके अंदर, सुपरपोजिशन। हाँ हाँ, मिक्स हो जाती है, इंटरफेरेंस का मतलब भी मिक्स होना, मिलना। अच्छा, इसको ढंग से समझेंगे, तीन जगह यूज होगा। एक तो मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं वो कोई भी कॉमन बेसिक वेव है, ठीक है, उसके बाद हम लाइट वेव का करेंगे, फिर हम साउंड वेव का करेंगे। जैसे इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि जैसे सोर्स है, सोर्स ए सोर्स बी, ये सोर्स ए ये बी, थोड़ा लाइट वेव से मैं समझा रहा हूं, अरे साउंड वेव से। मान लो यहां से जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो एक वेव आपके पास डायरेक्ट आ रही है और एक वेव टकरा के रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना। जैसे बोल रहा हूं तो एक तो डायरेक्ट वेव आप तक पहुंची, उसके बाद वॉल से रिफ्लेक्ट होकर टकरा के भी पहुंची, तो आपके पास दो वेव पहुंच रही है ना। दो वेव नहीं, बहुत सारी वेव्स पहुंच सकती हैं, एग्जांपल मैंने लिया कि मान लो दो वेव पहुंच रही है, तो ये दोनों मिलेंगी। तो अगर मिलेंगी तो कभी तो ऐसी होगा कि ये दोनों मिलकर एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, कभी एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगी, घटा देंगी, ठीक है। तो यहां पे वेरिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, कभी सुनाई देगा कभी नहीं भी सुनाई देगा, कभी सुनाई देगा कभी नहीं भी सुनाई देगा, मिक्स हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा जब इंटरफेरेंस होने लगता है, जैसे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो, तब तो कुछ सुनाई नहीं देता है, बहुत सारी वेव्स आके क्या होने लगेंगी, जैसे किसी खाली कमरे के अंदर हो, खाली का जैसे यहाँ पे चेयर्स वगैरह पड़ी हुई है ना, तो स्कैटर्ड हो जाता है, जो रिफ्लेक्शन है भी वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, तो बहुत सारा रिफ्लेक्शन नहीं होता। आप खाली कमरे के अंदर बोलिए, अपनी आवाज समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हो, एक्सपेरिमेंट किया है कभी, खाली कमरा, छोटा कमरा हो, ताकि रिफ्लेक्शन तुरंत तुरंत वापस आ रहे हो। आप वहां पे अंदर बोलिए, जैसे हॉल के अंदर आप लोग नहीं बैठे रहते हैं ना, तो मैं बोलूं और वहां पे साहबान सुने तो उसको सुनाई नहीं देगा, मैं बोलूंगा कुछ उसको सुनाई कुछ देगा। आप लोग बैठे हुए हो तो एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, वेव्स का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है वेव, तो इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो उसको प्रॉपर्ली सुनाई देता है। बट अगर आप खाली रहिए, यहीं पे अभी आप खाली हो जाओ और यहां पे खड़े हो जाओ और एकदम लास्ट में खड़े हो जाओ, तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस का इफेक्ट हो जाएगा। बात समझिए, जैसे सिनेमा हॉल में क्या होता है, सिनेमा हॉल में साउंड आता है तो देखे होगे वो गद्दे टाइप के लगे होते हैं, वो क्यों लगे होते हैं, छत जैसे कैसी होती है, ऐसी नहीं होती है छत, कैसी होती है, गद्देदार होती है, थर्माकोल्स लगे होते हैं, या तो कपड़ा लगा होता है, थर्माकोल लगा होता है, वो क्यों लगा होता है, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए। साउंड को एब्जॉर्ब कर, तो हम तो साउंड सुनने ही गए हैं, एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं, साउंड को एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं भाई, हम तो सुनने ही गए हैं। बाहर वाली नहीं, अंदर की आवाज, मतलब डायरेक्ट साउंड से आए, इंटरफेरेंस ना हो, मतलब डायरेक्ट वेव आए, मैं बोल रहा हूं अब तक डायरेक्ट पहुंचे, रिफ्लेक्ट होके ना पहुंचे, रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी तो एक तो डायरेक्ट पहुंच रही है, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है, और बीच में हो गया इंटरफेरेंस ना, आपको प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसके जो स्पीकर्स लगे वो साउंड प्रोड्यूस करें तो आप तक डायरेक्ट एक ही वेव आए, ठीक है, ये नहीं कि टकरा टकरा के वापस आ रही है, टकरा टकरा के वापस आ रही है तो इंटरफेरेंस से कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो मेनली इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, अच्छा इसको हम लोग साउंड वेव से समझ में आया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइट वेव में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, याद आया, YSDE ऐसे पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें कैसे करते हैं, ये दो ठो बना देते हैं सोर्स, फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, इंटेंसिटी वगैरह देखते हैं, यहाँ पे कम आ रही ज्यादा, तो लाइट सोर्स है ना, हाँ लाइट सोर्स है, कहीं जैसे साउंड है ना, इसका मेनली क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बच्चों समझो, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो साउंड वेव होगा तो साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब उसकी लाउडनेस क्या होगी, बढ़ेगी। लाइट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो कहीं पे ब्राइट स्पॉट होंगे, कहीं पर डार्क स्पॉट होंगे, तो वो हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो उसमें करेंगे, वहां पे भी क्या हो रहा होगा, इंटरफेरेंस ही हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, इंटरफेरेंस। तो आज की जो चर्चा है, आज की चर्चा बेसिक वेव की चर्चा है, समझिए, दो वेव का इंटरफेरेंस हम करा देंगे, उसके जो बेसिक बेसिक रिजल्ट है उसको हम निकाल लेंगे, और जब अभी तो साउंड में तो अभी पहुंच जाएंगे हम लोग एक दो दिन बाद, ठीक है, साउंड में पहुंचेंगे तो साउंड का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, लाइट में पहुंचेंगे तो लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक मतलब तो समझना, इंटरफेरेंस का क्या है, इंटरफेरेंस का मतलब है, इंटरफेरेंस का मतलब है दो या दो से अधिक वेव्स का मिलना, इंटरफेरेंस का मतलब है दो या दो से अधिक वेव्स का मिलना। अच्छा देखो, अच्छा तो इंटरफेरेंस का ये मतलब है, तो ये सुपरपोजिशन क्यों बोलते हैं फालतू में,
मतलब इंटरफेरेंस बोल दिया, आप सुपरपोजिशन भी बोल रहे हो, उसी चीज को कंफ्यूज कर रहे हो, क्यों बोल रहे हैं? ये भी तो है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, बात समझिए, समझ लीजिए, मतलब समझ लेंगे तो आगे सब क्लियर हो जाए। बेटा देखो यहां पे वेव जनरेट होती थी, स्ट्रिंग वेव, बोलो यस नो। y बराबर क्या, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है, y बराबर ओमेगा t माइनस के एक्स। अब मैंने बोला नहीं, यहां से दूरी x1 वाली दूरी पर, ये हो गई x1 की दूरी पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, y1 बराबर a साइन, अगर ओमेगा सेम है, ओमेगा t माइनस के x1। बोलो यस नो। ये किसकी वजह से है, इस वेव की वजह से है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इस वेव की वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर कोई और वेव भी आ रही है, कोई और वेव भी आ रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो y2, तो y2 बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, रुको, हाँ, y2 बराबर के एक्स 1। अच्छा इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, y1 बराबर, इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बच्चों भी बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखो बात समझो, अभी डेरिवेशन करेंगे तब समझ में आएगा हम लोग को। सेम पोजीशन है, देखो पोजीशन क्या है, सेम है। दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, देखिए ये मान लीजिए सोर्स S1 है और ये क्या है S2, और यहां से आ जाओ, यहां से दूरी है और यहां से कुछ और दूरी होगी, तो मान लो यहां से x1 दूरी है, यहां से x2 दूरी है, यहां से x1 दूरी है और यहां से कितनी दूरी है, x2 दूरी है। अब समझिए, ठीक है, तो y1 बराबर क्या, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस के x1, और y2 बराबर क्या, a2 साइन ओमेगा t माइनस के x2। भाई यहां से दूरी कितनी है, x2 है, यहां से दूरी क्या है, x2। अब पार्टिकल क्या है, पार्टिकल तो सेम है, पार्टिकल क्या है, सेम है। तो y ये कह रहा है, वेव कह रहा है नहीं भाई तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मैं y1 कराऊंगा, कहता नहीं मैं भी तो हूं, मेरे हिसाब से चलो, मैं तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट y2 का अकाउंटिंग कराऊंगा, तो जो मजबूत होगा उसके साथ चला जाए। बात समझिए, ये वेव कराएगी कौन सा, ये y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो ये तो कोशिश करेगा x1 को अपने हिसाब से चलाने की, और जो दूसरी वाली वेव है वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, तो इसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक तरीके से इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, इंपोज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इंपोज हो रहे हैं ना, एक दूसरे पे क्या है, पोजीशन इंपोज हो रही है। तो कभी देखेंगे कि इनमें अब x1 x2 है, बोलो x1 x2 है, तो कुछ इसमें डिफरेंस होगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 बराबर डेल्टा x, डेल्टा x। अच्छा फ्रीक्वेंसी मैंने क्या मानी, टाइम क्या माना, सेम माना, तो यहां से फेज डिफरेंस क्या मानोगे, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से हम देखेंगे सेम फेज में है कि अपोजिट फेज में है, सेम फेज में होगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, अपोजिट फेज में है तो घट जाएगा। एक को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक को बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इन दोनों सोर्सेस को बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। और कोहेरेंट सोर्स जब होगा तभी हम इंटरफेरेंस को पढ़ सकते हैं, अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो इंटरफेरेंस हम पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। इसके लिए इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, देखो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देते तब पढ़ा लिखाते भी ढंग से, समझ ही लो। ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ओमेगा, ठीक है। मैंने कहा नहीं अलग अलग है, मैंने कहा कोहेरेंट सोर्स का मतलब समझिए, कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करते हैं। कोहेरेंट सोर्स आर दोज which generate the same frequency, wave of same frequency। ओमेगा क्या है, सेम। अगर ओमेगा अलग होता बेटा तो इसका फेस क्या होता, फाई वन बराबर क्या होता, ओमेगा 1 t1 माइनस के x1, और फाई 2 बराबर क्या होता, ओमेगा 2 t2 माइनस
डेल्टा फाई बराबर होता ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 माइनस के x2 माइनस x1 कुछ होता है ऐसे ही, ठीक है, देख लेना। अब ये मान लो ये हो गया, ठीक है। अगर ये है, ये यहां पर क्या है बच्चों, बात समझिए, अगर ओमेगा में क्या है, डिफरेंस है। मैंने ये बोला कि अगर मेरे लेंथ में डिफरेंस है, क्या है, पाथ में डिफरेंस है, तो यहां पर क्या होगा, कभी कंस्ट्रक्टिव होगा, कभी भी डिस्ट्रक्टिव होगा। फेज डिफरेंस अलग अलग होगा तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन इसका मतलब क्या, थोड़ा लाइट वेव के टर्म में आओ। मान लो ये लाइट वेव थी, लाइट वेव थी, तो कभी ये ब्राइट होगा, कभी ये डार्क होगा, कभी ये ब्राइट होगा, कभी ये डार्क होगा। लेकिन ब्राइटनेस और डार्कनेस केवल इस पे नहीं डिपेंड कर रही है, पाथ डिफरेंस पे, इस पे भी डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर भी, मतलब इस वाले पे भी। तो ब्राइट डार्क तो होगा, उसके साथ क्या होगा, टाइम के साथ ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती आएगी। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा कि हमको समझ में नहीं आएगा कि ब्राइट है कि डार्क है। ब्राइट डार्क तो डिसाइड हो गया डेल्टा एक्स से, लेकिन टाइम भी तो है, टाइम भी तो है, टाइम के साथ वो क्या कर रहा है, वेरी कर। भाई फेज डिफरेंस जो है टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जब फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है तो कभी भी क्या परमानेंट डार्क और परमानेंट ब्राइट रहेगा, नहीं रहेगा। टाइम के साथ क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। और इतना तेजी से फ्लक्चुएशन होगा, हम बता ही नहीं पाएंगे कि यहाँ डार्क है, यहाँ ब्राइट है, यहाँ डार्क है, यहाँ ब्राइट है। तब इंटरफेरेंस पढ़ने का मतलब क्या रहेगा, मतलब इंटरफेरेंस तो तभी पढ़ते हैं कि हम स्पॉट देखते हैं कि इस स्पॉट पे भाई डार्क है पॉइंट है, इस स्पॉट पे हमारा लाइट पॉइंट है। तो उस चीज की हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने ओवरऑल बताया, समझ में नहीं आया तो घबराएंगे नहीं, एक एक स्टेप करके समझेंगे। पूरी क्लास का मैंने क्रस्ट बता दिया, ठीक है। आगे चले, स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है, बेसिक से समझेंगे। चलिए तो लिखिए, मान लीजिए कि कोई ए है और ए पे कोई पर्सन है और ये जनरेट कर रहा है यहां से वेव, ठीक है। यहां पर मान लो बी है और बी यहां से जनरेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वेव, ठीक है। और ये दोनों वेव आके यहां पर मिल रही हैं, किसी पी पॉइंट पर ये मिल रही हैं। तो पी पॉइंट पर मिल रही है, देखो बेटा रस्सी है तो दो एंड पे आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, एक ए ने पकड़ा एक बी ने पकड़ा है, ये ए हो गए ये बी हो गए। आप इधर से हिला रहे हो, वो उधर से हिला रहा है, दोनों लोग हिला रहे हो, तो इधर से वेव जनरेट हुई उधर से वेव जनरेट हुई। किसी मिडिल पॉइंट पी पर ये जो पार्टिकल है क्या इसका डिस्प्लेसमेंट फॉलो करे कि इसका डिस्प्लेसमेंट फॉलो करे, डिपेंड करेगा ना। कोई पार्टिकल बीच में पी है तो तुम जो वेव जनरेट करो उसके अकॉर्डिंग चलेगा कि उसके अकॉर्डिंग चलेगा। फिर वो क्या, वेव दोनों आके क्या करेंगी, मिलेंगी, मिलेंगी तो उसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगर हमारा पीक पीक मिल जाएगा तब तो ये ऊपर चला जाएगा, डाउन डाउन मिल जाएगा तो बराबर रहेगा। अच्छा बस अभी देखेंगे समझेंगे, ये क्या है आपका, कोई पार्टिकल है, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस इसका मतलब है वेव्स का मिलना, लिख लो हिंदी में ही, वेव्स का मिलना। इंटरफेरेंस का मतलब वेव्स का मिलना। फिर लिखो सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको मैं डाल दूं, चलो लिख लो पहले। मान लो कि सोर्स S1 है और वहां से कोई पार्टिकल, और यहां पर सोर्स हो गया S2, यहां से कोई वेव आई, इसकी डिस्टेंस है x1, इसकी डिस्टेंस है x2, और किसी पॉइंट P पर ये मिलते हैं, किसी पॉइंट P पर ये मिलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगी, इक्वेशन ऑफ वेव y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस kx1, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t माइनस kx2। अच्छा इसमें देखो, इसमें चाहो तो प्लस भी मान सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है।
प्लस प्लस के एक्स वन कर देंगे तो उसका क्या मतलब है, वेव किधर जा रही है, नेगेटिव एक्स की दिशा में जा रही है। कैलकुलेशन इजी के लिए बना दिया, कोई मतलब, ये भी तो वेव की इक्वेशन ही है, ये भी क्या है, वेव की इक्वेशन है। कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए इसको कर देते हैं, तो ऐसे मान लिया तुमने। तो सुपरपोजिशन और वेव क्या कहता है कि y बराबर y1 प्लस y2, और वेक्टर के फॉर्म में, इसको नोट करिए, वेक्टर के फॉर्म में y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2। फिर छोटी सी इसमें नोट करके लिख लीजिए कोहेरेंट सोर्स, है निकलिए कोहेरेंट सोर्स, छोटा सा कोहेरेंट सोर्स लिखिए। If two sources have same frequency, if two sources have same frequency, then if two sources have same frequency, then they are known as coherent sources. Then they are known as coherent sources. Then they are known as coherent sources. हो गया बच्चों, हो गया इतना, कोई नई चीज नहीं बताई मैंने, नॉर्मल चीजें थी, मिटा दो, हो गया है, बोलो, नोट करो बच्चों, जल्दी नोट करो। अब देखो, वेक्टर नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, मैथ्स नहीं आएगी, डिफरेंशियल नहीं आएगा, तो फिजिक्स नहीं आएगा, सीधी सी बात है। हाँ, पहले ही पढ़ा दिया था, इसीलिए बार बार उसका यूज आएगा, और अब आएगा यूज, तो ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे चलें। किसी भी सवाल में हल्का सा कॉम्प्लेक्स करना हो तो डिफरेंशियल ऐड कर देते हैं हम लोग। डिफरेंशियल तो बहुत हल्का सा भी कॉम्प्लेक्स करेंगे तो डिफरेंशियल यूज ही हो जाएगा, जहां पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन है, वहां पे डिफरेंशियल यूज हो गया। आगे चलें बच्चों, हो गया, ठीक है। अब देखो, हमने देखा कि y1 बराबर क्या है, y1 है हमारा a1 sin ओमेगा t प्लस के x1। y2 क्या है, y2 बराबर है a2 sin ओमेगा t प्लस के x2। तो y नेट क्या होगा, y नेट वही y ही है, बराबर y1 प्लस y2। लिख लो, a1 साइन ओमेगा t लिखते जाइए, प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा t2, t2 कहाँ, ओमेगा t प्लस के x2, ये हो गया। अच्छा, अब याद करो, ऐसा जब मैं कराया था, दो वेव का क्या कराया था, एडिशन कराया था, सुपरपोजिशन, दोनों का क्या, वेव्स का एसएचएम का एडिशन कराया था, तो उसे हम कर सकते हैं। इसमें मान लो कि kx2 इससे बड़ा है, लेट kx2 इज ग्रेटर देन kx1। अब देखो, इन दोनों का एडिशन है ना, बनाना है तो कैसे बनाए, याद करो, पहले इस वेव को बना ले, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना, a1, और इसका फेस कितना है, ओमेगा t प्लस के x1, और इसको बना ले, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a2, इसका फेस कितना है, ओमेगा t प्लस के x2। अरे सही है ना, बोलो सही है। तो इसका फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, फाई बराबर कितना, इसको मैंने सपोज कर लिया है कि kx2 इज ग्रेटर देन kx1। तो इस भाई ओमेगा टी क्या है, सेम है, तो मैंने a1 वाला ऐसे बना लिया, और a1 से ज्यादा क्या है, ये ओमेगा टी प्लस kx2। तो कितना ज्यादा है, तो इसके फेज में से इसका फेज घटा दो, तो ओमेगा टी प्लस kx2 माइनस ओमेगा टी माइनस kx1 क्या हो जाएगा, दिस इज kx2 माइनस x1। अरे क्या सही है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एसी में बहुत तगड़े से यूज होगा, अल्टरनेटिंग करंट और उन सब में, फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको। बन गया, बताओ बच्चों, नहीं समझ में आया, बता दो, नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे, तो बोलो तो कम से कम, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, हाँ
शर्म मत, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, कहानी है ये ना, शर्म नहीं करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है ना समझ में आया, कोई वो नहीं है इशू, बात समझिए। ये मैंने बोला y1, ये याद है कि नहीं, एसएचएम में याद है, कराया था। तो देखो बच्चों ऐसे कराया था ना, जैसे y बराबर क्या है, a साइन ओमेगा 1t, y1 बराबर y2 बराबर a साइन ओमेगा 2t। तो मान लो ओमेगा 1 छोटा है, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, तो हमने मान लिया ये ऐसे बनाया था, ये क्या कर दिया था, ये a1 ये a2, ये a1 हो गया, इसका फेस कितना हो गया ओमेगा 1t, और इसका फेस ये a2 हो गया, इसका फेस क्या हो गया ओमेगा 2t। तो ये क्या हो गया, ये फेस डिफरेंस ही तो हुआ, इन तो कितना हुआ ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t, तो फाई कितना हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। ये तो कराया था ना भाई, अपर वाला फेस क्या करेंगे ऊपर बना दें, ठीक है। तो हमने भाई इसमें ये दोनों टर्म इन्वॉल्व है, तो हमने ओमेगा टी प्लस के एक्स वन बना दिया, इसका एम्पलीट्यूड कितना है a1 है। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि इसकी लेंथ, ये एम्पलीट्यूड ये हो गया, इसकी लेंथ क्या है इसकी, इसके बराबर, और ये तो ये क्या है इसका फेस है, ये क्या है इसका फेस है, और इसका फेस कितना है, इसका फेस है आपका ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। तो फेस डिफरेंस इन दोनों में कितना है, ये इसको मिटा लूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो अभी, ठीक है। अब ये समझ में आया हमको, इतना समझ में आया बच्चों। तो देखिए अब आप ए नेट निकाल सकते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है वेक्टर है, दोनों क्या है वेक्टर है, और वेक्टर के बीच में हम लोग क्या पता है एंगल पता है। अच्छा इसका एम्पलीट्यूड पता है, इसका भी क्या पता है एम्पलीट्यूड पता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या होता है ए और बी वेक्टर होता है, अगर ए बी होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर, यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर पता चल गया पाई है। तो हम ए नेट निकाल सकते हैं, ए नेट बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। अरे भाई सही है रिजल्टेंट। अब ये जो आया ना ये y नेट को हम क्या लिख सकते हैं, y नेट को हम लिख सकते हैं, देखो y नेट बराबर a नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, y नेट बराबर a नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अभी थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब देखो इतना आ गया, तो ए नेट क्या आ गया, ए नेट आ गया रिजल्टेंट, ए नेट क्या आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट के बाद tan थीटा बताओ क्या होगा, देखो रिजल्टेंट होगा क्या भाई, अरे तुम लोग को क्या पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पता है। मान लो दो वेक्टर होते थे, ये ए और ये क्या होता था बी, तो रिजल्टेंट कहां से जाता था यहां से जाता था, इसको अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दे, इसका एंगल कितना होता था, एंगल अगर हमारा थीटा होता था, अगर यहाँ पे फाई मान लो, तो ये जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट का एंगल अगर थीटा मान लो, तो tan थीटा बराबर क्या होता था बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। अब इसके टर्म में रखो, यहां पर रिजल्टेंट मान लो रिजल्टेंट क्या हमारा ए नेट है, रिजल्टेंट ए नेट है, और ये एंगल कितना है एंगल हमारा थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। चलिए देखो ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, जब सवाल आएगा तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, कुछ वैल्यू दी होगी ना, वैल्यू दी होगी आप लोग निकाल ले जाओगे, अभी सवाल कराएंगे इसका हम, ठीक है। ये तो बेसिक डिस्कशन है कि y बराबर क्या है, y1 और y2 को ऐड करना है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या करोगे ऐड कर दोगे एंगल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप उसका क्या निकाल लोगे, उसका थीटा निकाल लोगे, अगर थीटा निकाल लोगे तो यहाँ पे रख दोगे,
तो आपका रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ जाएगी, एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा, एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन भी आ जाएगी। अभी सवाल करेंगे तो समझ में आएगा हम लोग को, घबराओ नहीं। चलिए आगे चलें। समझ में आया? हर जगह यही करना है। जो वेव की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन y1 और y2 लिख दिया, उसके बाद उसको क्या कर दिया, वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर दिया। दो वेक्टर का एडिशन तो आप लोग को पता है। अच्छा, फेजर फॉर्म में नहीं पता है तो फेजर फॉर्म में धीरे धीरे ऐड करना हम लोग सीखेंगे। अभी शुरुआत है इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एसी वेसी करेंगे, एसी अल्टरनेटिंग करें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग आएंगे तो वहां पे हम लोग को जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, ठीक है। चलिए अभी सवाल करेंगे बच्चों, इजी लगने लगेगा। चले आगे चलें। आगे चलें, ठीक है, नोट हो गया। अगर मान लीजिए, फिर देखिए, अगर ये सोर्स S1 है, ये सोर्स मान लो S2 है, और यहाँ पर पॉइंट P है, और यहाँ पर ये X1 हो गया और ये हो गया X2, ठीक है ना। तो मैं कहूं कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसका पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है बताओ, x2 माइनस x1, डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1। तो ये क्या है, ये दिस इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कब, जब ये दोनों सोर्सेस कैसे हैं, हाँ? आ रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस, क्या है, कोहेरेंट सोर्स। फ्रीक्वेंसी सेम होगी। चलिए बच्चों, देखिए बात समझिए, बात समझिए। अगर मैं बोलूं, अगर ये दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, बेटा फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस होगा क्या, जैसे पहले वाले का क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ये क्या है, ये है डेल्टा फाई, ये है डेल्टा फाई, ये है फाई टू माइनस फाई वन। अगर हम ऐसा करें, ठीक है, तो यहां पर ये दोनों अलग अलग है ना, बात समझो। ये दोनों क्या है, ओमेगा टी और ओमेगा टी सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि ये सोर्सेस क्या है, कोहेरेंट है। तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ, के एक्स टू माइनस एक्स वन, और के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो वही तो लिखा है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये फॉर्मूला कब लग रहा है, ये तब लग रहा है जब सोर्सेस कैसे हैं, कोहेरेंट है। सोर्सेस कैसे हैं, कोहेरेंट है। अच्छा, अब कोहेरेंट सोर्स है तब ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल हुआ, और एप्लीकेबल हुआ तो हमने ए नेट की वैल्यू निकाली। ए नेट की वैल्यू क्या आई, ए नेट की वैल्यू आई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और क्या, कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, कॉस फाई क्या है, यही है, ये क्या है, फेज डिफरेंस। ये डेल्टा फाई है ना, इसी को हम बोलेंगे क्या, फाई, क्या बोलेंगे, फाई, ठीक है। ये क्या है, ये फेज डिफरेंस ही तो है, बोलो ये क्या है,
फेज डिफरेंस के x2 माइनस x1 अभी आ रहा था ना, के x2 माइनस x1, ये क्या है? फेज डिफरेंस। अच्छा, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे साउंड वेव के बारे में अगर बात करें तो लाउडनेस ज्यादा होगी। जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड वेव के टर्म में लाउडनेस ज्यादा, लाइट वेव के टर्म में ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, और अगर हम बोले कि अगर साउंड मतलब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है या जीरो हो रहा है तो बोलेंगे कि लाउडनेस क्या है? एकदम ही कम है, या ब्राइटनेस क्या है? खत्म है। ठीक है, डार्कनेस है, वहां पे क्या है? डार्कनेस है। ठीक है, तो अगर यहां से लिख सकते हैं इफ ए इज मोर, ए नेट इज मोर, इफ ए नेट इज मोर देन लाउडनेस ज्यादा होगी, ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। ये किस में आएगा? लाउडनेस वाला साउंड वेव में, और ये वाला किस में आएगा? लाइट वेव में। अच्छा, स्ट्रिंग के केस में क्या होगा? स्ट्रिंग के केस में क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड तो वैसे ही ज्यादा है। स्ट्रिंग एक जनरल डिस्कशन है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। किसमें? स्ट्रिंग के केस में। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। किसमें? साउंड के केस में। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। किसमें? लाइट के केस में। लेकिन स्ट्रिंग के केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हो। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अब और बात समझिए। चलिए, ये डिस्कशन हो गया हमारा, इतना बात हमको समझ में आ गई। नोट कर लो बच्चों, इतना नोट हो गया। अरे कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं, केवल इंटरफेरेंस अभी स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, चलो और समझो। इसका आगे बहुत यूज होगा, तब इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तब डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा ये वाला। समझ जाएंगे ना? बोलो वैभव, समझ जाओगे? पूछेंगे? चलिए आगे चलें। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये ओमेगा 1 होता, ये ओमेगा 2 होता, ओमेगा 1 होता और ओमेगा 2 होता, तो फेज डिफरेंस ये नहीं होता। देखो डेल्टा फाई ओमेगा 1, ये ओमेगा 2 है और ये ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी माइनस के x2 माइनस x1। बात समझो बच्चों, बात समझो, ध्यान दीजिए, बिल्कुल बातें नहीं, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या है? पॉइंट P है और हमने बोला कि कोहेरेंट सोर्स है। पॉइंट P है और क्या है? कोहेरेंट सोर्स है। तो पॉइंट P पर बेटा यहां से वेव आ रही, कुछ दूरी ट्रेवल कर रही हो, यहां से आ रही, कुछ दूरी ट्रेवल कर रही होगी, तो दूरी तो समय के साथ बदलेगी नहीं भाई। हमेशा इसके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो x2 माइनस x1 ही होगा, x2 माइनस x1 ही होगा। और अगर फेज डिफरेंस जो है वो x2 माइनस x1 पर ही डिपेंड कर रहा है केवल, और कब करेगा x2 माइनस x1 में डिपेंड? जब कोहेरेंट होगा। तो यहां पर या तो ब्राइट स्पॉट होगा या तो डार्क स्पॉट होगा, या तो ब्राइट स्पॉट होगा या तो क्या होगा? डार्क स्पॉट होगा। फिर हमने कहा नहीं चलो आगे चलते कहीं पे, ये मान लो Q पॉइंट है, तो यहां पर कोई वेव यहां से आई, ठीक है, फिर यहां से भी आई, तो यहां पर भी बेटा ये मान लो x3 और यहां मान लो x प्रो, तो पाथ डिफरेंस तो फिक्स है। तो यहां पर या तो ब्राइट होगा या तो डार्क होगा, या तो ब्राइट होगा या तो डार्क होगा। साउंड वेव की टर्म में बात करें तो या तो लाउड होगा या तो मतलब लेस लाउड होगा, नहीं होगा, ठीक है, साउंड नहीं आ रही होगी, तो ये तो फिक्स है ना। लेकिन जैसे ही हमने चर्चा स्टार्ट की कि नहीं भाई क्या है? कोहेरेंट सोर्स नहीं है, ये दोनों क्या है? कोहेरेंट सोर्स नहीं है, तो फेज किस पे डिपेंड करने लगा? टाइम पर भी डिपेंड करने लगा। किस पे डिपेंड करने लगा? टाइम पर भी डिपेंड करने लगा। तो अभी तो हम कह रहे हैं कि ड्यू टू पाथ डिफरेंस यहां पर मान लो कि ब्राइट स्पॉट है, मान लो ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। लेकिन फेज डिफरेंस अब तो डिपेंड कर गया किस पे? टाइम पर। किस पे? टाइम पर। तो कभी इसके कारण तो आ रहा था ब्राइट है, बट ये जो है टाइम पे भी डिपेंड कर गया ना, तो कभी ब्राइट है कभी डार्क है, कभी ब्राइट है कभी डार्क है, कभी ब्राइट है कभी डार्क है, ये भी कभी ब्राइट है कभी डार्क है, कभी ब्राइट है कभी डार्क है। तो क्या इन दोनों पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप? अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, समझ ही नहीं पाएंगे कहां क्या हो रहा है।
भाई हर फेज डिफरेंस क्या रहेगा, टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, तो हम कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कहां पे ब्राइट हो रहा है कहां पे डार्क हो रहा है, बहुत तेजी से क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा भाई, क्योंकि टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, आप देख रहे हैं टाइम के साथ वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन जब ये कोहेरेंट सोर्स है तब तो फिक्स है, यहाँ पे ब्राइट है यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे ब्राइट है यहाँ पे डार्क है, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस। तो कभी भी हम इंटरफेरेंस करते हैं तो क्वेश्चन आएगा ऐसा रीजन में कि कोहेरेंट सोर्स ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स क्यों लेंगे, क्योंकि उससे हम फेज डिफरेंस क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, केवल पोजीशन पे यहां पर देखो फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है अगर कोहेरेंट सोर्स लेंगे तो, और अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं लिया तो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वहां पे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअल में कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ टाइम के साथ, लेकिन फिर वो स्टडी आपके कोर्स में नहीं है, मतलब वो बहुत माइन्यूट स्टडी हो जाएगी, नैनो सेकंड में देखो कितना, उतना स्टडी हम लोग को करना नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटा स्टडी ये करना है तो हम कोहेरेंट सोर्स ही लेंगे। क्या लेंगे, कोहेरेंट सोर्स। समझ में आया क्यों लेंगे, चलो नोट करा दें, लिख लो, इतना लिख लो, उसके बाद लिखो, इतना लिख लीजिए फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए। समझ में आया सर रीजन सब कुछ, ठीक है। बताओ बताओ कंफ्यूजन, बोलिए यस और नो, यस नो बोल दिया करो, उतने में समझ में आएगा। शर्माइए मत, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पूछेंगे नहीं तो कहां से समझ में आएगा। शर्म तो करनी नहीं चाहिए जीवन में कभी, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। 2012 में इलॉन मस्क ने अपना सब कुछ बेच के किराए के कमरे पे रहने चला गया, तो आज दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, तो उसने शर्म की होती तो, अरे अब नहीं है महाराज, एक दो नीचे ही आ गया तो क्या मतलब रही नहीं रह गया लगभग लगभग तो अमीर है, टॉप 10 में है। हाँ, लेकिन 2012 में अपना सारी संपत्ति बेच के किराए के मकान में रहने चला गया था, सोचो। और किसी के पास पैसा आ जाता है सबसे पहले बंगला बनाता है, महल खड़ा करता है अपना ना, और उसको कहीं बेच पाएगा, पूरी जिंदगी बैठा रहता है। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग तो अपना घर छोड़ते ही नहीं है, अरे हमारा घर हमने खून पसीने से बनाया कैबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए ना। शर्म, अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अगर आपको आगे जाना है तो। चलिए, आप लोग का 19 तारीख को सेशन इन्हीं सब चीजों के ऊपर है, तो आप लोग रहेंगे सब लोग, 19 को रहना जरूर है, क्योंकि वो प्रोफेशनल, मैं तो ज्ञान बता देता हूँ, वो बताएंगे कि कैसे है क्या चीज है। अच्छा, आप लोग में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी पर्टिकुलर, तो कुछ देर वेट करेंगे तो पर्टिकुलर मैं 1-to-1 सेशन भी करा दूंगा, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं है। अब जब आए हैं तो उनसे कितना भी आप लोग समझ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब बिहेवियर आप लोग अच्छा रखिएगा, बस ये है, मेरे दोस्त हैं लेकिन मतलब थोड़ा सा, मतलब हम लोग तो बेटा जैसे साल भर आप लोगों से बात करते तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता आपसे, क्योंकि साल भर मुझे आपको देखना है, आपको मुझे देखना है, तो बहुत स्ट्रिक्ट बना लूंगा तो फिर तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन कोई बाहरी आदमी आए तो उनके सामने तो इज्जत बचाओ ना उनके सामने कम से कम आप लोग थोड़ा सा इज्जत दिखाइएगा, बाकी तो कोई नहीं, अपना डाउट्स वगैरह पूछ लीजिएगा, आगे का सब कुछ पूछ लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, वो वेल क्वालिफाइड है क्योंकि वो सारी चीजें उसने अपने बल पे की हैं, मतलब ही वॉज द टॉपर फ्रॉम थ्रू आउट। हमारे जब हम लोग पढ़ते थे तो फ्रॉम 9th-10th ही वो मेरिट लिस्टर था रहा है, मतलब फ्रेंड है, तो हम लोग तो थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन मतलब टॉप 10 में तो मैं भी रहता था बहराइच में, लेकिन वो टॉप ही रहता था। तो दिवेश 10th में भी टॉपर रहा है बहराइच डिस्ट्रिक्ट का, लगभग पहले दूसरे नंबर पे, टॉपर इन द सेंस पहले दूसरे नंबर पे। 82% यूपी बोर्ड में थे उस समय पे उसके, 2003 विन की बात कर रहा हूँ मैं, 2003-4 की बात कर रहा हूँ, उसमें 82% बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सीट्स पे पीएमटी निकाला, पीएमटी में भी उस वक्त 400 कुछ रैंक थी उसकी, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसी थी 493 के आसपास, 493 उस वक्त सीपीएमटी होता था ना, हाँ स्टेट वाला, स्टेट में ऐसी थी 400 जनरल सीट पे, ठीक है। उसके बाद एमडी, तो मतलब एक लेबोरियस पर्सन है, तो उसको उस हिसाब से आप लोग समझिएगा, ठीक है। बाकी अपने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के और ये सब चीजें हैं वो तो आपको पूछना ही है ना, वो तो आप लोग पूछ ही सकते हो। चलिए, अरे मैंने सोचा था कुछ लेक्चर भी लगवाऊंगा, देखो कभी हो पाएगा तो कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इतना हो गया बच्चों, ठीक है, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, कोहेरेंट सोर्स आर दोस
coherent source are those which can maintain a constant phase difference. Coherent source are those which can maintain a constant phase difference at a given point which does not changes with time. ठीक है, बात समझ में आ गई? Coherent source are those which can maintain a constant phase difference at a given point which does not changes with time. जो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर दिया। क्या ये आ जाएगा तो लिख लोगे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन। कोहेरेंट सोर्स क्या है? कोहेरेंट सोर्स है जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, सेम है, वो कैंसिल हो जाएगी। चलो आगे चलें बच्चों, हो गया इतना बात समझ में आ गई? चलो फॉर्मूला बताओ जरा इंटेंसिटी का। इंस्टेंसिटी बराबर 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, और क्या है? हाँ एफ स्क्वायर भी है। क्या है? एफ स्क्वायर। सही है क्या? ठीक है। अच्छा ए क्या है आपका किसी वेव में? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट। मीडियम की डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। अरे सब तो कांस्टेंट हो गया। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या है? कांस्टेंट। अगर वेव अलग अलग हैं, देखो v बराबर क्या आता है? v बराबर एन लैम्डा। v बराबर क्या है? v बराबर एन लैम्डा या एफ लैम्डा इसको बोलो। v बराबर एफ लैम्डा। बात समझिए बच्चों, जो वेव की वेलोसिटी है वो तो मीडियम पे डिपेंड कर रही है। वेव की वेलोसिटी क्या है? मीडियम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, बट एम्पलीट्यूड तो अलग अलग वेव का क्या है? अलग अलग है। y बराबर a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y2 बराबर a2 sin ओमेगा t माइनस के x2। तो एम्पलीट्यूड क्या है? अलग अलग। तो मान लो कि पहली वेव का तो आई में देखो सब कुछ कांस्टेंट है, केवल किसके? तो इसको बोल सकता हूं के स्क्वायर। ये के नहीं है, ये के है। कौन सा के है? कांस्टेंट वाला के है, ये वेव नंबर वाला के नहीं है। कंफ्यूज नहीं होंगे। अरे क्या बोल दूं, के डैश बोल दूं? चलो ठीक है, के डैश ए स्क्वायर। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? के डैश ए स्क्वायर। के डैश क्या है भाई? ये सारा टर्म क्या है बच्चों? लिखते हैं नहीं तो अभी कहोगे पता नहीं कहां से आ गया। 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को मैं बोल देता हूं, कविता सिंह जाओ बेटा, इस पूरे को मैं के डैश बोल देता हूं, इसको पूरे को के डैश। तो क्या हो गया? के डैश ए स्क्वायर। ये क्या है? इंटेंसिटी है। क्या है? इंटेंसिटी। तो मैं पहले वाली वेव की बात करूं, फॉर फर्स्ट वेव की बात करूं तो उसकी इंटेंसिटी I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बराबर के डैश A1 स्क्वायर, I2 बराबर के डैश A2 स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? I1 बराबर के डैश A1 स्क्वायर और I2 बराबर के डैश A2 स्क्वायर। बात सही है। तो यहां से A1 स्क्वायर निकाल लो। A1 स्क्वायर बराबर क्या? I1 अपॉन के डैश। A2 स्क्वायर बराबर क्या? I2 अपॉन के डैश। ठीक है। अब देखो A नेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद करो। A नेट बराबर क्या? हाँ आ जाओ, बुलाओ अमीना बेटा जाओ। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos पाई। कह सकते हैं? बोलो बच्चों। क्या हो गया? चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, बैठ जाओ। क्या हो गया? मास्क लेना है? कोरोना आया है क्या? है? मन कर, कोई बात नहीं। चलो 2 मिनट का लाफ्टर अच्छा है।
चलो समझो समझो बातों को समझो बच्चों, ध्यान दीजिए। जो इंटेंसिटी है, बात समझिए बच्चों, इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर के। तो मैंने कहा कि A1 बराबर I1 अपॉन के डैश, A2 बराबर I2 अपॉन के डैश। तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए नेट बराबर क्या? ए नेट बराबर आई नेट अपॉन ए नेट स्क्वायर बराबर आई नेट अपॉन के डैश। नहीं कर सकते हैं? बोलो भाई, यहां से आई नेट लिखो, आई नेट बराबर के डैश इंटू ए नेट का स्क्वायर। वहां से क्या किया? आई नेट अपॉन के डैश, रख दो, वैल्यू रखो बच्चों, बातें नहीं। आई नेट अपॉन के डैश, देखिए I1 अपॉन के डैश प्लस I2 अपॉन के डैश प्लस 2 A1 की वैल्यू बोलो, अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट के डैश 2, अच्छा 2 नहीं, इंटू अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट के डैश, और ये क्या हो गया? cos फाई। तो आई नेट बराबर क्या? आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। ये अंडर रूट के डैश क्या हो जाएगा? के डैश कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो आई नेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी। तो वहां पर एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड का आपने समझ लिया, और नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये है, ठीक है। यहां पर फाई क्या है? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव। चलिए चलो जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। इसको बोलते हैं नेट इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? नेट इंटेंसिटी। हो गया? चले आगे, जल्दी करो। बहुत दिनों बाद तो तुम लोग आए हो, बहुत सारे बच्चे आज बहुत दिनों बाद आए हैं। भालू सर्दियों में घुस जाता है ना सर्दी की नींद त्याग के आए 2 महीने बाद। पोलर बियर, 6 महीना अंदर 6 महीना बाहर। चलो आगे चलें, हो गया? अरे पता नहीं क्या नोट करते रहते हो। करो, अच्छा करो, जल्दी करो। हो गया बेटा? हो गया? बताओ, हो गया? नोट हुआ? समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, नोट कर रहे हैं। चलो अभी समझ में भी आएगा। अब लिखिए, एक तरफ लिखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और एक तरफ लिखिए डिस्ट्रक्टिव। हम सोचे इंस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं जैसा ऊपर, ए नेट बराबर क्या? ए नेट का स्क्वायर, या ए नेट लिख लो डायरेक्ट, क्या है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, यही तो है। अच्छा आई नेट क्या है? आई नेट भी लिख लेते हैं, लगे हाथ। आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। ठीक है, बातें सही है। ए नेट, अब देखो, जब हम कहेंगे
कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पर ए नेट मैक्सिमम, वहां पे क्या है? ए नेट मैक्सिमम है। ए नेट क्या है आपका? मैक्सिमम, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अच्छा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, कब होगा? जब कॉस फाई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। भाई ए नेट के फॉर्मूले में देखिए, कॉस फाई क्या होगा? जब मैक्सिमम, और मैक्सिमम कॉस फाई कब होगा? मैक्सिमम कॉस फाई 1 होगा। ठीक है, तो देखो ए नेट कॉस फाई बराबर 1, तो फाई बराबर क्या? फाई बराबर 0। ठीक है, 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा, तो इसको बोलते हैं 2n पाई। 2n पाई, जहां पर n क्या है? n आपका इंटीजर है, n आपका इंटीजर है, और n की वैल्यू है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर ऐसा केस होगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, और अगर इंटरफेरेंस हो रहा है बच्चों, तो देखिए अगर ये डेल्टा फाई बराबर क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा फाई की जगह मैं 2n पाई रख दूं, हाँ देखो बच्चों, यहां डेल्टा फाई की जगह 2n पाई, 2n पाई रखें, 2n पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या? डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर क्या? एन लैम्डा। यानी कि ये दिख रहा है बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसको डिस्ट्रक्टिव वाला चाहे बाद में कर लेना, अच्छा लिख लो यहीं पे। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। एन बराबर क्या है? एन बराबर है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स आपका 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो। अगर ऐसा होगा, अगर इतना पार्ट डिफरेंस होगा, तो आप क्या कहेंगे? वहां पर क्या हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बात मेरी सही है? अच्छा, इसमें से कोई एक चीज याद कर लो, एक याद कर लो, दूसरा तो निकाल लेंगे। बोलो, जैसे ये याद कर लो, और उसमें भी याद क्या करना है? ए नेट का फॉर्मूला आपको पता है। ए नेट मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस फाई आपका मैक्सिमम होगा, तो कॉस फाई बराबर क्या? 1, तो फाई बराबर 2n पाई। अगर ये 2n पाई है तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? एन लैम्डा ना। तो जहां पर भी एन लैम्डा दो पार्ट डिफरेंस है, वो अगर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा अगर ऐसा होगा, और या फिर हम फेज के टर्म में बात करें, तो फेज डिफरेंस अगर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? बेटा देखो, ये कॉस फाई, फाई की जगह 1 रखा, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा है, तो क्या आ जाएगा? a1 प्लस a2। अरे करके दिखाऊंगी, कर लोगे। a नेट बराबर क्या? a1 प्लस a2। करके दिखाऊं? नहीं, कौन बोला है सर? कौन बोला है? तुम बोली हो? अरे नेहा, देखो ए नेट बराबर, देखो बेटा ए नेट बराबर क्या? अंडर रूट